संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। प्रवासी पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़ कर आते हैं। वहाँ यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्र तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। पहली ने कक्षा 7 में पढ़ा था कि आप देखते हो कि क्या होता है कि अधिक गर्मी होने के कारण जैसे राजस्थान, हरियाणा, तो यहाँ से पक्षी उड़कर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ, कागज एक महत्वपूर्ण उत्पादन है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। क्रियाकलाप 7.11 कागज का पुनर्चक्रण करना। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ध्यान, वनोन्मूलन और एक कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जा सकता है और अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्ष काटने पड़ते हैं, इसीलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बोलते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम केवल वृक्ष को बचाएंगे, वरना कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? वृक्ष कटने से रोकना चाहिए, जिससे हम उनकी बचत कर सकें। क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? क्रियाकलाप 7.12 पुनः वनोरोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वनोरोपण है। पुनः वनोरोपण को काटे गए वृक्ष की कमी पूरी करने का उद्देश्य नए वृक्ष का रोपण करना। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसकी स्पीशीज के होते हैं और उनमें वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं और प्राकृतिक रूप से वनोरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो वह स्वतंत्र पुनः स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनः रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प। देखिए आगे। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के समय पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं था। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लास संपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। अब आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमने वन के बारे में जानकारी ली, जो प्राणी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली, तो हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल गई थी। तो हमने रेड डेटा पुस्तक के बारे में भी जानकारी ली कि जिस तरीके से वृक्ष धीरे धीरे कटते जा रहे हैं तो एक वृक्ष कटना भी कितना बड़ा खतरा हमारे लिए होता है। चलिए अब आपको इसका अभ्यास पूर्ण करना है और इसके साथ साथ आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर याद भी करने हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।